आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी ओरिएंटेशन एंड लेक्चर नंबर 1 ऑफ कैफ 7 कंपनी लॉ। मेरा नाम हुदैद वसी है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माय सेकंड बैच ऑफ कैफ 7। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट बैच वेंट सो वेल और ये हमारा सेकंड बैच है जिसका आगाज़ हम करने जा रहे हैं आज। बट बिफोर वी प्रोसीड आप तिलावत कर दो। हाँ ठीक है जी, मैं करता हूँ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आवाज़ क्लियर है मेरी सबको? ऑनलाइन वाले हज़रात क्लियर है? डन। चलो जी, कंपनी लॉ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये लॉ का जो है वो आपके पास कैफ लेवल पे सेकंड सब्जेक्ट है। इससे पहले आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा बिज़नेस लॉ, और बिज़नेस लॉ में आपने वो लॉ स्टडी किए होंगे जो कि एक इंडिविजुअल पे यानी कि सोल ट्रेडर पे या एक इंडिविजुअल आम इंसान पे या पार्टनरशिप बिजनेस पे अप्लाई होते हैं। लेकिन कैफ 7 कंपनी लॉ के अंदर आप सारे वो लॉज एंड रेगुलेशन स्टडी करने जा रहे हैं जो कि किसी कंपनी पे अप्लाई होता है, किसी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो ये तो इस सब्जेक्ट के नाम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी थोड़ी सी बात अपने बारे में कर लेता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा नाम हुदैद वसी है और ARDT बिज़नेस स्कूल के साथ मैं तकरीबन 2020 से एसोसिएटेड हूँ सर अहमद के साथ। एंड बिज़नेस लॉ लास्ट टाइम कुछ टॉपिक शेयर किए थे, इस बार पूरा कोर्स देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड कैफ 7 का भी ये मेरा सेकंड बैच है। तो बाकी की बातें जो है वो मेरे बारे में आप जो है जैसे जैसे चीज़ें आगे जाएंगी तो जानते जाओगे मेरे बारे में। और लेकिन इस वक्त जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप इस कोर्स के बारे में जानो, अपने कंपनी लॉ के बारे में जानो। तो इस पहले हम बात करेंगे ओरिएंटेशन में प्रेजेंटेशन की, और इस प्रेजेंटेशन को मैंने 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनी लॉ के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया कि कंपनी लॉ है क्या, इसमें किस तरह का पेपर आता है, क्या पेपर स्ट्रक्चर है इसका। फिर कोर्स आउटलाइन के ऊपर बात करेंगे कि इसके अंदर कितने टोटल चैप्टर्स हैं, क्या ग्रिड है, कहाँ से पेपर ज़्यादा आता है, कहाँ से पेपर कम आता है, कौन से एरियाज़ के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा क्लासेस लगानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम कुछ बात करेंगे पास्ट रिजल्ट्स के ऊपर कि इस सब्जेक्ट के माजी में क्या रिजल्ट्स रहे हैं। जैसा आपको पता है कि हर स्कीम के चेंज होने पर ना ICAF इस पेपर के साथ थोड़ी सी मस्ती करता है। कभी ये कंबाइन होता है, मर्ज होता है, कभी ये अलग हो जाता है। तो जब से ये पेपर कैफ 7 का अलग हुआ है पिछले 5 अटैम्प्ट से, तो इसका रिज़ल्ट क्या अच्छा रहा है, बुरा रहा है या बहुत ही बुरा रहा है, वो इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह ताला इस ओरिएंटेशन के अंदर बात कर लेंगे। और ये भी देख लेंगे कि अगर इसका पेपर का रिज़ल्ट हमारा थोड़ा सा कम भी हुआ है तो उसकी क्या वजूहात थी और हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। कैफ 4 बिज़नेस लॉ देकर आए हो सारे? तीनों ने दे दिया आप लोगों ने? ठीक है। ऑनलाइन वालों कैफ 4 बिज़नेस लॉ दे दिया है? कोई ऐसा तो लेजेंडरी स्टूडेंट नहीं है जिसने बिज़नेस लॉ नहीं दिया हो या बिज़नेस लॉ कंपनी लॉ साथ दे रहा हो? ठीक है, दे दिया बिज़नेस लॉ। तो आप लोग वाकिफ़ हो गए कि कैफ 7 जो आपका पेपर है ये भी आपका रिटन पेपर है, और इस रिटन पेपर में आपके पास 100 नंबर का पेपर आता है। 100 नंबर की कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है। चलो रिजल्ट अवेटेड हो, अल्लाह सबको कामयाब करें, आमीन। और दोबारा आपको बिज़नेस लॉ नहीं पढ़ना पड़े, कंपनी लॉ जो आपने सोचा है रखने का, तो ये आप इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि कंटिन्यू भी करो अपने इस जो है वो सब्जेक्ट को। ओके, सो पेपर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि 15% आपके होते हैं MCQs, 45% होता है थ्योरी बेस्ड, 40% होता है थ्योरी बेस्ड एंड 45% होता है केस स्टडीज़। अच्छा, ये थ्योरी बेस्ड और केस स्टडीज़ बेस्ड में क्या फ़र्क है? देखो, बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट तुम पढ़ कर आ रहे हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज़ ऑफर, तो ये क्या है? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, रट्टे वाला सवाल। हमने बोला भाई कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अदर पर्सन, वो सारी तुमने डेफिनेशन बता दी। ये क्या है? ये थ्योरी बेस्ड सवाल है। लेकिन अगर मैं इसको एक सिनेरियो बता दूँ कि भाई अली ने आमना को अपनी गाड़ी बेची और गाड़ी बेचने की ऑफ़र दी, 5 लाख में ऑफ़र दी, और मुझे बताओ कि क्या ये वैलिड ऑफ़र होगी या क्या वो रिवोक कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर मैं इस तरह कोई ज़बरदस्त सिनेरियो बना दूँ तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो ये जो मैंने 40 और 45 का नंबर लिखा है, ये मैंने कहीं से देख के नहीं लिखा, ये मेरी अपनी खुद की असेसमेंट है और ये वेरीफाइड बात है, प्रूवन बात है। क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम कैफ 7 के एग्जाम एनालिसिस बनाए ना, उसके अंदर मैंने डिटेल एग्जामिनेशन की है एक एक सवाल की कि आया ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आया ये रट्टे वाला सवाल है। तो जब से ये कैफ 7 का पेपर अलहदा हुआ है अपने बिजनेस लॉ से, तो उसमें 15 नंबर के तो MCQs आते ही आते हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि 15 MCQs आएँ, एक नंबर का आइडियली एक MCQ आता है, 15 होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 15 MCQs तुम्हारे आएँ, हो सकता है 10 आएँ, होता है 8 आएँ, लेकिन वेटेज इनकी कितनी रहेगी? 15 रहेगी। हो सकता है कोई 2 नंबर का हो, कोई 2.5 नंबर का हो, कोई 1 नंबर का हो। एंड 45% तुम्हारा पेपर होगा केस स्टडी पेपर। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ी सी मैं तुम लोगों को दिखा दूं बात कि मार्च 22 से लेकर मार्च 24 तक के मैंने कुछ एनालिसिस सामने रखे हुए हैं, और इसके अंदर ये जो एवरेज है
ये मैंने तुम्हारे सामने रखा है कि ये इसका ब्रेकअप है कि क्रैमिंग यूजुअली अगर मैं मार्च 24 के टाइम देखूँ तो 35 नंबर की क्रैमिंग पूछी है, 50 नंबर का सिनेरियो बेस पूछा है। तो आप बोलोगे ये आप तो बोल रहे हो 45%, तो एवरेज की बात कर रहा हूँ कि एवरेज बेसिस पे जो है वो आपका 40% क्रैमिंग और 45% सिनेरियो बेस क्वेश्चन बन रहे होते हैं। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक हो गया, आगे बढ़ जाएँ। चलो जी, अब हम बात करते हैं चैप्टर की कंपोजिशन के ऊपर, यानी कि हमारे कैफ 7 कंपनी लॉ में कितने चैप्टर्स हैं। बिजनेस लॉ में तुम ठीक ठाक चैप्टर पढ़ के आ रहे हो ना, 18 के करीब चैप्टर पढ़ के आ रहे हो। कंपनी लॉ का कोर्स छोटा है, मासूम सा है, निकल जाता है, लेकिन मैं तुम्हें इस पॉइंट पर डराऊंगा नहीं कंपनी लॉ के बारे में कि बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, ईजिली मैनेजेबल है, आराम से हो जाएगा, पास कर लोगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जिन नसीहतों को मैं तुम्हें दूंगा उस पर तुमने अमल करना है। अगर अमल कर लिया तो इंशाल्लाह ताला पास हो जाएगा। ग्रेड ए के ऊपर बात करते हैं, इनकॉर्पोरेशन एंड इंश्योरेंस ऑफ शेयर्स, जो कि तकरीबन हमारी आती है 20 मार्क्स की। और इस 20 मार्क्स में हमारे पास आते हैं 3 चैप्टर। नंबर 1 हमारे पास आता है कंपनी का इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये कंपनी की बर्थ है, कंपनी का आगाज़ हो रहा है, कंपनी का इनेकाद किया जा रहा है, उसका नाम रखा जा रहा है, कंपनी की टाइप बताई जा रही है, कंपनी के ऊपर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे उसके बारे में बात की जा रही है। फिर चैप्टर नंबर 2 हमसे बात करते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बारे में। व्हाट इज़ मेमोरेंडम, व्हाट इज़ आर्टिकल्स? ये कंपनी के कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कंपनी चलेगी किस तरह, कंपनी के अंदरूनी मामलात क्या होंगे, कंपनी का डायरेक्टर कौन बनेगा, कंपनी की मीटिंग किस तरह से होगी, कंपनी के अंदर अगर नए डायरेक्टर्स ने इलेक्शन लड़के आना है तो वो किस तरह से आएंगे, किसी को एग्जिस्टिंग को रिमूव करना है तो वो कैसे होगा, कंपनी के अंदर वोटिंग कैसे होगी, कंपनी के अंदर दीगर फैसले कैसे होंगे, कंपनी को किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, ये सब आर्टिकल्स में लिखा होता है। एंड मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम होता है एक डॉक्यूमेंट, कंपनी का फेस, जो कि बज़ाहिर अगर कोई बाहर से कंपनी को देखे तो वो उसके मेमोरेंडम से उसको देख सकता है। जैसे कि नाम क्या होगा, लायबिलिटी कितनी होगी, ठीक है, इसका ऑफिस कहाँ पे सिचुएट होगा। तो ये सारी जो कंपनी के बारे में बुनियादी इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे हमारा सीएनएससी होता है ना, वैसे कंपनी का मेमोरेंडम होता है जिसमें कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो चैप्टर नंबर 2 में हम इसके ऊपर डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड इसके बाद हमारे पास ग्रेड नंबर ए के अंदर जो हमारी 15 से 20 मार्क की ग्रेड है, तीसरा चैप्टर आता है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 शेयर कैपिटल। FR 1 पढ़ के आ रहे हो सब, ठीक है, तो उसमें आपको बताऊंगा कि शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है। तो शेयर कैपिटल के बारे में कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कि शेयर कैपिटल बढ़ाना है या कम करना है तो कैसे होगा, अगर हमें कोई नया क्लास ऑफ शेयर इशू करना है तो वो कैसे होगा। तो जो चेंज इन इक्विटी में पढ़ते आ रहे हो ना सारी चीज़ें, तो उसी के बारे में कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ पे इंशाल्लाह शेयर कैपिटल के हवाले से देख रहे होंगे। देन कम्स ग्रेड नंबर बी, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि है हमारी 20 से 25 मार्क्स की, ठीक है। और इस 20 से 25 मार्क की ग्रेड के अंदर हमारे पास आते हैं 3 चैप्टर अगेन, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 10। थोड़ी थोड़ी बात करूंगा हर चैप्टर के ऊपर ताकि आप लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ज़्यादा बात हमने उस चैप्टर के अंदर जाके करनी होगी। तो चैप्टर नंबर 6 हमारा है प्रॉस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। याद रखो कि जब भी किसी कंपनी को पब्लिक से पैसा रेज करना होता है या जब कंपनी लिस्ट हो रही है और पहली बार पब्लिक से पैसे मांगने जा रही है तो उस कंपनी को इशू करना पड़ता है एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम होता है प्रॉस्पेक्टस। तो वो प्रॉस्पेक्टस में लिखती है कि जनाब हम कंपनी जो है ना ये हमारा नाम है और ये हमारा काम होने वाला है, हम इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे रेज करना चाहते हैं। तो जो कोई इंटरेस्टेड है हमारे कंपनी में पैसा जमा कराने के लिए तो उस प्रॉस्पेक्टस को रीड करके अपना फैसला ले सकता है। तो प्रॉस्पेक्टस क्या है? एक इन्विटेशन है कि आम पब्लिक से पैसा कंपनी रेज कर ले। उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एंड फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट कंपनी को मिल जाता है जिसके बाद कंपनी अपने ऑपरेशंस चला सकती है। नंबर 7 मॉर्गेज एंड चार्जेस। मॉर्गेज एंड चार्जेस का नाम आपने कहीं शायद बिजनेस लॉ में सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन कभी आपकी नज़र से गुजरा हो। तो मॉर्गेज एंड चार्जेस कहते हैं किसी अमानत के रखवाने को, आसान ज़बान में बता रहा हूँ, मतलब लिटरल मीनिंग ये नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं एक कंपनी हूँ और मैं किसी कंपनी या बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ, तो जब मैं किसी बैंक से लोन लेने जाऊँगा तो क्या बैंक वाला मुझे लोन ऐसे ही दे देगा? नहीं, कोई चीज़ गिरवी रखवाएगा ना। तो मैं कहूँगा जनाब के मेरे पास 10 मोबाइल फ़ोन पड़े हुए हैं, इसके ऊपर आपका चार्ज क्रिएट करवा देता हूँ। मेरी एक बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी है, इसको मैं मॉर्गेज करवा देता हूँ। यानी कि अपने एसेट्स को, अपनी चीज़ों को गिरवी रखवाना किसी के पास, ये कहलाता है मॉर्गेज या चार्ज। जब हम इस चैप्टर में जाएंगे तो इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, मॉर्गेज किस तरह से होता है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, मॉर्गेज अगर छुड़वाना हो तो किस तरह से छुड़वा सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे कि क्या एक प्रॉपर्टी पे कई एक से ज़्यादा लोगों का हक हम रखवा सकते हैं, मॉर्गेज करवा सकते हैं या नहीं। तो ये सारी डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में हमारी शामिल होंगी। देन कम्स चैप्टर नंबर 10 इन्वेस्टमेंट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। यू ऑल नो व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, पता है ना इन्वेस्टमेंट करना क्या होता है। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो क्या उसके लिए आपको कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है?
अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में कोई इंटरेस्ट है तो उसको डिस्क्लोज करेगी। मिसाल के तौर पे कंपनी ए का डायरेक्टर है, वो कंपनी बी में उसका भाई एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है और वो कंपनी ए कंपनी बी को लोन दे रही है, तो क्या उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से कंपनी ए एक सामान खरीद रही है मिस्टर बी से और मिस्टर बी कंपनी ए के डायरेक्टर का भाई है, तो उस डायरेक्टर का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ उस ट्रांजैक्शन में या नहीं हुआ? तो ये बहुत सारी इसमें ऐसी मिसालें आएंगी जो हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है, रखा गया है इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड कंपनीज क्या होती हैं, कंपनी की रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी होती हैं। तो एक बड़े मजे की डिस्कशन है जो हमने करनी है, एंड ये हमारा ग्रेड नंबर बी में कवर हो रहा होता है। देन कम्स आर ग्रेड नंबर सी, जो कि इंतहाई लेंदी एंड इंतहाई आसान, तो मैं कह सकता हूँ उसको आसान है, समझने वाली है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेड ऑफ योर कैफ 7 सब्जेक्ट, जिसमें हैं हमारे 20 से 30 मार्क्स छुपे हुए। इसमें हमारे पास आते हैं सर प्राइमरीली 3 चैप्टर्स, नंबर 3 डायरेक्टर, नंबर 4 चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर्स, एंड नंबर 8 मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। डायरेक्टर कौन होते हैं? अभी के लिए इतना समझो कि कंपनी को जो चलाने वाले लोग होते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्टर। यानी कि एक तो होते हैं ना इसके ओनर मालिक खान, एक होते हैं जो उस कंपनी को चलाने वाले होते हैं, और जो चलाते हैं कंपनी को वो कहते हैं हम उसे डायरेक्टर। आगे जाके बताऊंगा कि डायरेक्टर कौन होते हैं, किस तरह से आते हैं, किस तरह से जाते हैं, कौन डायरेक्टर बन सकता है, कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता। डिटेल डिस्कशन इसकी चैप्टर नंबर 3 में की जाएगी। उसके बाद आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर्स। डायरेक्टर जो कंपनी चलाते हैं, इसके अलावा भी तो लोग होते हैं जो डायरेक्टर के मातहत काम कर रहे होते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, या कोई और बंदा है, तो उसे हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर्स। अब्दुल हादी का एक सवाल है, यहाँ से सिनेरियो आता है। अब्दुल हादी भाई, सिनेरियो आपसे किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, बी इट चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स 12 तक, किसी भी चैप्टर से कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 8 पर हम बात करेंगे मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस की। मीटिंग्स क्या होती हैं, रेजोल्यूशन क्या होती हैं, कंपनी की मीटिंग किस तरह से होती है, कब कब करानी होती है, कब नहीं करानी होती, कौन मीटिंग बुला सकता है, किस तरह से मीटिंग होगी, मीटिंग में फैसले किस तरह से होंगे, आइदर पोलिंग सिस्टम के जरिए मीटिंग में फैसले होंगे या हाथ उठा के हाथ गिन के शो ऑफ हैंड से जरिए होंगे। तो ये सारी बातें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8 तवील तरीन चैप्टर्स हैं आपकी कैफ 7 के, और इसमें से पेपर भी अच्छा खासा आता है, लेकिन मैनेजेबल हैं, बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं। मैं तुम्हें सिर्फ आज एक बात कहूँगा कि अगर तुमने मेरी क्लासेस ले ली सुकून से, होमवर्क्स कर लिए, टेस्ट अटैम्प्ट कर लिए, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। इंशाल्लाह पास होने से कोई नहीं रोक सकता। देन कम्स आर ग्रेड नंबर डी, अकाउंट्स एंड डिविडेंड्स। 15 से 20 मार्क की ये भी आती है, जिसमें से सिर्फ 2 मासूम से चैप्टर्स हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 9 हमसे बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में, कि एक कंपनी ने पूरा साल ऑपरेशंस किए, अब प्रॉफिट कमा लिया, और अब इस प्रॉफिट को बांटने की बारी आ गई है। तो कंपनी को किन कंप्लाइंसेस से गुजरना पड़ेगा, किन पैसों से डिविडेंड बांटा जा सकता है, किन पैसों से डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। देन कम्स आर चैप्टर नंबर 11, अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न। साल ख़त्म हो गया, अब कंपनी को क्या बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है तो उसको किस तरह से इसको रिपोर्ट करना है, कितने टाइम में बनाना है, किससे अप्रूव करवाना है, किससे अप्रूव नहीं करवाना, क्या कंसोलिडेटेड एफएस बनवाने हैं या नहीं बनवाने, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे किसमें, चैप्टर नंबर 11 में। अहमद रज़ा का सवाल आता है, सर टोटल कितने चैप्टर हैं? अहमद रज़ा भाई, टोटल हैं हमारे इस चैप्टर कैफ 7 में 12 चैप्टर, ठीक है, जो कि हमारे तकरीबन 4 ग्रेड पे, बल्कि 5 ग्रेड पे इनफैक्ट मुश्तमिल है। देन कम्स आर ग्रेड नंबर 5, वाइंडिंग अप, कि एक कंपनी का ऑपरेशन ख़त्म होने जा रहा है, ये है आगाज़ इख्तिताम की। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 12, वाइंडिंग अप, यानी कि एक कंपनी अब वाइंडिंग अप होने जा रही है। क्या ये वाइंडिंग अप होना बहुत कॉमन है? नहीं, रेयर है। हर कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ जाए ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ कंपनी चलती आती हैं और हमेशा चलती रहती हैं, वो बंद नहीं होती। लेकिन क्या कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती? हो सकती है। तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, तो हम इस चैप्टर नंबर 12 में स्टडी करने चाहेंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जब कंपनी को वाइंड अप होना पड़ सकता है। सर वेटेज सी और डी की बता दें, बताए तो थी, दोबारा बताता हूँ। देखो, डी की है 15 से 20 मार्क्स और सी की भी गालिबन इतनी है, सी की भी है 20 से 30 मार्क्स। ठीक है, या ड्राफ्टिंग को कैसे सही करें, दोनों सवालों में जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल आया मुदस्सिर हुसैन का। मुदस्सिर हुसैन का सवाल था कि क्या आपकी अपनी किताब होगी या आईकैप की किताब होगी। देखो, आईकैप की किताब को आपने अगर फॉलो करना है तो करो,
अपनी खुशी से करो। मैं मना नहीं करूँगा कि आप ICAP की किताब को हाथ ही ना लगाओ, लेकिन कई जगह अक्सर औकात मैंने कंपनी लॉ में भी और इवन बिजनेस लॉ में भी ऐसा देखा है कि कॉन्सेप्ट्स ना स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं, बहुत दूर दूर लिखे हुए हैं, तो उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में मैंने अपनी किताब में अरेंज कर दिया है, और वो किताब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF में अवेलेबल हो जाएगी, हार्ड में नहीं, फ्री में मैं आपको PDF में इंशाल्लाह दे दूंगा। और एक फ़ोल्डर शेयर करूंगा, आपका लिंक शेयर करूंगा उसका, जिसका नाम होगा KF7 नॉलेज बैंक। उस नॉलेज बैंक के अंदर होंगे फिर अगेन 2 सब फोल्डर्स, एक होगा चैप्टर नोट्स, दूसरा होगा लेक्चर नोट्स। चैप्टर नोट्स के अंदर होंगे मेरे चैप्टर के नोट्स, यानी कि जो जिससे आपने याद करना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपने मेरी ही किताब को फॉलो करना है और उसी से याद करना है। लेकिन हाँ, अगर आप स्टडी टेक्स्ट देखना चाहो तो आप देख लो, इसके लिए कि यार मैंने कंप्लीटनेस इंश्योर की है, ठीक है, और आपको हर चीज़ करा दी गई है, तो आपने ये इंश्योर करना है अगर कंप्लीटनेस, तो आप ICAP की किताब को ज़रूर इस्तेमाल कर लो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसी से याद करो। रोहित, इसका ऊपर कर दो, ऊपर कर दो, उसको फ़ैन ऊपर कर दो, फ़ैन ऊपर कर दो भाई। हाँ, ऊपर करने के बाद रोकना भी होता है, ठीक है। रिमोट दे दो इधर, ठीक है। अच्छा जी, तो पहली बात का जवाब क्या था? पहली बात का जवाब ये था कि लॉ में कुछ वर्डिंग इस तरह से इतनी डिफ़िकल्ट तरीके से लिखी होती है किताब में कि जो आपको रिटेन करने भी मुश्किल होगी, पढ़ने भी मुश्किल होगी। तो मैंने उसको थोड़ा सा आसान करके हेडिंग्स में प्रॉपर्ली बांट के क्या कर दिया है, अपनी किताब के अंदर दर्ज कर दिया है। तो बेहतर है कि आप उसी से याद करो। लेकिन अगर आप उससे ICAP की किताब से याद करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, द डिसीजन इज़ योर्स। मेरा काम है, मेरी एफर्ट ये है कि मैं आपको 100% कवरेज करवाऊँ ICAP की किताब से, एंड वो मेरा आपसे वादा है कि वो मैं करवाऊँगा, ठीक है। अगला सवाल था कि रट्टा बहुत अच्छा लग जाता है मगर ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है। अदीन नेहाल, अदीन देखो मेरी बात सुनो, रट्टा लग जाता है ना तो तुम्हारा आधा काम तो आसान हो गया। अब जो बाकी का काम है ना, आधा भी नहीं बल्कि 70% काम तुमने यही कर लिया है। जो 30% काम तुम्हारा रहता है ना कि तुम्हें ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो लिख के सही होगी, लिख के। यकीन मानो जब पहली बार कलम उठता है ना लिखने के लिए आंसर, तो नहीं लिखा जाता, लेकिन 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल जैसे लिखोगे तो इंशाल्लाह एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएंगी और तुम लिखना तुम्हें आ जाएगा। कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, घबराना आपने नहीं है, लिखना आ जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहो और इससे हमारी ड्राफ्टिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी। बाकी जहाँ तक बात है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, सवाल को शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म किस तरह करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, वो इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ सीखते रहेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, ड्राफ्टिंग को कैसे सही करें? एक और सवाल आया। अच्छा, ये मैंने बता दिया है, अरहाद अहमद सुमरो, इसी का जवाब मैंने अब्दुल हादी का दे दिया, ठीक है। अच्छा, अदीम का जवाब था बल्कि। अच्छा, अब्दुल हादी, रट्टा सही नहीं लगता यार। अगर तुमसे रट्टा नहीं लगता तो तुम्हें रट्टा लगाना पड़ेगा। अगर तुम्हें KF7 के पेपर में कोई ये बोलता है कि बेटा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही लोग बोलते हैं, और मैं तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा ज़बरदस्त किस्म के, आपका भाई ऐसा पढ़ाएगा कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, यकीन मानो अगले टाइम में दोबारा आके अपने पेपर बैठे होगे और किसी और टीचर से पढ़ रहे होगे। तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा कि देखो, जो याद करने वाली चीज़ है उसको तुमने याद करना है। याद नहीं करोगे पेपर पास नहीं होगा। मैं डे 1 पे आपको बहुत क्लियरली ये बात बता दूं। मैं बिजनेस लॉ में भी बच्चों को ये बात कहता हूं, मैं कंपनी लॉ में भी बच्चों को ये बात कह रहा हूं कि भाई आपने याद करना है। अगर आपको कोई ये वाला चूरन बेच रहा है ना, सॉरी टू से, कि याद नहीं करना पड़ेगा, तो वो आपको गुमराह कर रहे हैं। आपने याद करना है, ठीक है, याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर निकल जाएगा। क्योंकि जो थ्योरी वाले सवाल आते हैं, अगर याद नहीं करोगे, खुद से लिखोगे, बड़ी तुम्हारी टॉप लेवल इंग्लिश है यार माशाल्लाह से, ठीक है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन एक जनरल आवाम की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी। मेरी भी इंग्लिश शायद अभी भी ऐसी ही है या थी, ठीक है। तो जब तक हम याद नहीं करेंगे किताब से, हमारा पेपर पास नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा सर, सारा कोर्स आप पढ़ाएंगे? इंशाअल्लाह लजीज सारा कोर्स मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक आध चैप्टर अगर हस्नैन मैंने शेयर करना हो तो करना हो, वो कर लें, लेकिन उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर इवन इफ हसन पढ़ा भी रहे हैं और आप चाहते हो कि यार ये चैप्टर आप खुद भी पढ़ा दो, तो मैं खुद भी पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है। क्योंकि दिसंबर में चूंकि मेरी अटैम्प्ट आ रही होगी, तो मैं शायद एक आध हफ्ते का गैप लूँ, लेकिन उसमें भी मैं आपको लेक्चर्स देके जाऊँगा पढ़ने के लिए। और अगर इन मीन टाइम हसनैन ने आगे कुछ पढ़ाना हुआ तो आपको पढ़ा देंगे। आप अगर मुझसे डिमांड करते हो कि यार आप दोबारा पढ़ाओ, तो मैं दोबारा भी आप लोगों के लिए खड़ा हो जाऊँगा पढ़ाने, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, डन हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम रिजल्ट्स पे। अगर मैं पिछले कुछ 5 टर्म का रिजल्ट कंपेयर करूं तो देखो, मार्च 2022 में इसका रिजल्ट था 22%, सितंबर 22 में हुआ 34, मार्च 23 में रॉकेट 55 में चला गया भाई, नॉट कमिंग स्लो। सितंबर 23 में 43, मार्च 24 में कितना हो गया 47। अगर मैं देखूं कि ये इतनी वेरिएशंस क्यों आ रही हैं,
मतलब पहले इतना कम, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर और बढ़ गया, फिर कम और फिर बढ़ गया, यानी कि बहुत फ्लक्चुएशंस हैं। इसकी क्या वजह है, क्या लगता है वजह, क्यों इतना रिजल्ट वॉलेटाइल हो रहा है? अगर इसकी वजह मैं खुद एग्जामिनर से पूछ लूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा समझ आएगी। एग्जामिनर कमेंट पढ़ते हैं, एग्जामिनर कमेंट से सब वाकिफ़ हो ना? बिजनेस लॉ में याद है कितनी ताकीद की थी एग्जामिनर कमेंट पढ़ने की, याद है ना भाई? उनको तो याद होगा। लेकिन बाकी जो मेरे ऑनलाइन वाले हज़रात मेरी ओरिएंटेशन रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो इनसे मैं इल्तिजा करूंगा कि भाई आप लोग ने प्लीज़ क्या करना है, एग्जामिनर कमेंट ज़रूर पढ़ने हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जिसको आपने अपने सीने से लगा के रखना है, एक एग्जामिनर कमेंट, एक मार्किंग स्कीम। एग्जामिनर कमेंट हर पेपर के बाद आईकेप के सोल्यूशन के साथ आ जाता है आईकेप के पोर्टल पे। इसमें वो बताता है कि इस सवाल में बच्चों ने कॉमन मिस्टेक्स क्या की थी, पासिंग परसेंटेज कितनी थी, ताकि आप उस पर काम कर सको। देखो, अगर आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हो तो आप क्या करोगे, आप उन एक्टिविटीज़ से अवॉइड करोगे जिससे सामने वाले को नाराज़गी हो। तो आईकेप से भी आपने ना इसी लेवल की मोहब्बत करनी है। आपने क्या करना है कि उन चीज़ों से अवॉइड करना है जिससे आईकेप को बुरा लगता है, आईकेप के एग्जामिनर को बुरा लगता है, जिसने आपका पेपर चेक करना है। तो एग्जामिनर को किस चीज़ से बुरा लगता है, एग्जामिनर की जबान में पड़ता है। वो कहता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस एग्जामिनीज की अनसेटिस्फैक्ट्री रही, पुअर परफॉर्मेंस ऑब्जर्व की गई 3, 7 और 8 में। 3 में 8% रिजल्ट, 11% और 14%, बड़ा कम रिजल्ट। फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 8 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें एग्जामिनीज फेल टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई रेलेवेंट नॉलेज ऑफ द लॉ। फिर बोलता है क्वेश्चन नंबर 7 स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिसमें रिक्वायर्ड थी नॉलेज ऑफ लॉ पर्टेन टू वाइंडिंग अप। लेकिन चूंकि वाइंडिंग अप मार्च 22 में पहली दफ़ा टेस्ट किया गया था, नया नया आया था, तो लोग उस टाइम में प्रिपेयर ही नहीं थे उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अगला कमेंट देखते हैं एग्जामिनर का, शायद कुछ इंप्रूव किया हो बच्चों ने। करंट रिजल्ट ऑफ 34% वॉज बेटर देन प्रीवियस 22, यानी कि मार्च 22 के बाद ये सितंबर 22 का कमेंट होगा। इसमें कहते हैं कि मेन रीजन ये हुआ कि बच्चों ने एमसीक्यूज में अच्छा परफॉर्म किया और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म किया। ये नॉलेज बेस्ड कौन से थे, थ्योरी, यानी जिनसे रट्टा अच्छा लग गया उन्होंने बेड़ा पार कर लिया, लेकिन जिनसे रट्टा नहीं लगा उनका बेड़ा फर्क। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि आईकेप अपनी अप्रोच चेंज करेगा, फिर क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस, यानी कि ज़्यादा सिनेरियो बेस पूछेगा। तो सिनेरियो केस तो अभी भी आ रहे हैं, 45-50% आ रहे हैं। देखो, ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि 45% थ्योरी सिनेरियो आएंगे, 40% थ्योरी आएगी, ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है। ये मैंने पिछले 5 अटेम्प्ट का एवरेज निकाला है। हो सकता है कि अगर मेरे जैसा कोई बंदा पेपर बनाए तो मैं 20% रट्टे वाले सवाल रख के ना 80% सिनेरियो बेस दे दूँ, एमसीक्यूज में भी सिनेरियो दे दूँ। तो ये कोई सेट पैटर्न नहीं है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है, लेकिन जो माजी में होता आ रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और लास्ट अटेम्प्ट में भी देख लो तो यही पैटर्न फॉलो होता है कि यूजुअली क्या 40 से 50 नंबर की केस स्टडी आ रही होती है और जो बाकी सवाल होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है आंसर करने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि मेन रीजन इंप्रूवमेंट का क्या था कि एमसीक्यूज और नॉलेज बेस्ड सवालों में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म कर लिया, लेकिन रिजल्ट्स और बेहतर हो जाते अगर बच्चे रेलेवेंट नॉलेज जो उन्होंने लॉ में हासिल की है, रट्टा लगाया है, उनको सिनेरियो में ढाल लेते। बात समझ आ रही है मेरी या नहीं आ रही? भी बताओ कि आपने रट्टा तो लगा लिया, लेकिन जब आपके पास एक लंबा सवाल है ना 6-8 लाइनों का, तो आपकी ना कांपे टांगी, आपने बोले यार ये कैसे मैं हैंडल करूँगा, कैसे लिखूँ, समझ ही नहीं आ रहा, आपसे लिखा ही नहीं गया। यानी कि आपको वो अगर आपसे पूछूंगा ना सीधे सीधे रट्टा आप बता दोगे, लेकिन जब मैं आपको सिनेरियो में डाल के दे रहा हूँ आपसे अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसका क्या तरीका है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करेंगे यार, मेहनत करेंगे, और क्या करेंगे, हमारे हाथ में तो यही है। तो इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि आईकेप की स्टडी टेक्स्ट में जितने भी सवालात हैं सारे मेरी क्लास में डिस्कस होने चाहिए और होते भी हैं, पास्ट में होता आ रहा है। जो लास्ट बैच मैंने पढ़ाया है इसके अंदर मैंने 100% आईकेप की किताब में जो सवाल हैं अपनी क्लास में कराए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी केसेस होते हैं, मैं होमवर्क बना के देता हूँ, अपने बनाए हुए सवाल देता हूँ क्विज में, मॉक्स में, तो उससे बच्चों को और भी ज़्यादा फायदा होता है। आखिरी कमेंट पढ़ लेते हैं। आखिरी कमेंट कहता है कि बीच में 55% रिजल्ट आया था, लेकिन उसके बाद 43 पे दोबारा कर गया। कहता है कि प्राइमरी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द लोअर ओवरऑल परफॉर्मेंस इज इनएडिक्वेट हैंडलिंग ऑफ द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। वही शिकवा वही गिला। तो जो शिकवा है, जो गिला है, उसका हमें क्या करना चाहिए, जवाब शिकवा देना चाहिए। और जवाब शिकवा कैसे देंगे, मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की। अदीन निहाइल का सवाल आया है कि सर कोर्स कितने टाइम पहले ख़त्म हो जाता है, कितने टाइम पहले ख़त्म हो जाएगा। देखो, लास्ट बैच था मेरा सितंबर 24, और सितंबर 24 का कोर्स की मैंने आखिरी क्लास कंपनी लॉ की अराउंड ली होगी 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई या 25 जुलाई को, यानी कि जुलाई के 5 दिन आखिरी के, और अगस्त आपके पास पूरा
और सितंबर में आपके एग्जाम्स। 2 महीने पहले नहीं, 2 महीने पहले हाजी नहीं, तकरीबन 1 महीना। मैं ये समझता हूँ कि वो जो 1 महीना आखिरी का होता है ना, वो बच्चे का अपना होता है, पर्सनल होता है। उसमें आप उसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर छोड़ दो, आप उसको तंग नहीं करो। मैं इस बात का हरगिज़ कायल नहीं हूँ कि मैं आखिरी महीने में 10 घंटे की, 12 घंटे की, 15 घंटे की वर्कशॉप लगाऊँ और कहूँ कि जनाब आओ, आपका भाई जो है ना वो आपको पूरा लॉ रिवाइज़ कराएगा। जिस बच्चे ने रिवाइज़ करना है आखिरी महीने में हम कस्टमाइज बैच देते हैं, ट्रिम करके कॉन्सेप्ट्स को, जिसने जो कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करना है वो वहाँ से कर लेगा। जब पोर्टल नहीं होता था, जब कस्टमाइज बैच नहीं होते थे, तो उस वक्त वर्कशॉप का बड़ा रुझान था। लेकिन आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि अकलमंद बच्चा वही है जो घर पे बैठ के आखिरी महीने में खुद रिवीजन कर ले। ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, की कंसिडरेशन, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ कि समरी ऑफ एग्जामिनर कमेंट्स की, कि हमने एग्जामिनर कमेंट से क्या अख़ज़ किया, तो सबसे पहली बात हमने यह अख़ज़ की कि बच्चे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे काम करना है। नॉलेज तो है लेकिन उसको अप्लाई उसमें नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि हमने 1 घंटे कितने 180 मिनट यानी कि 3 घंटों में अपना पेपर क्या करना है, पूरा करना है, ख़त्म करना है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिटन प्रैक्टिस। जैसे ही हम रिटन प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क्स की, असाइनमेंट्स की, मॉक्स की, तो इंशाल्लाह हमारा हाथ क्या हो जाएगा, रवां हो जाएगा। चौथी चीज़ आती है हमारी सिलेक्टिव स्टडीज़। देखो मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है 100% पढ़ाना। अगर मैं 100% पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारा काम क्या है, 100% को प्रिपेयर करना। और अगर तुम 100% को प्रिपेयर करो तो तुम्हारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि 100% लिख के आना, 100% लिख के आना। अगर तुम 100% एफर्ट कर रहे हो तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तुम्हें पास होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, सिलेक्टिव स्टडी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। पेपर से 1 हफ्ते पहले मेरे पास मैसेज आता है, सर हमने चैप्टर नंबर 8 नहीं किया है, 3 नहीं किया है, 10 नहीं किया है, 12 नहीं किया है, ये रहते हैं। अब क्या करूँ, दिल चाहता है बोलूँ चुल्लू पर पानी लो डुब के मर जाओ, क्योंकि यही जवाब होता है। क्योंकि जब शुरू की ओरिएंटेशन से मैं ये बात अर्ज़ कर रहा होता हूँ कि यार जिसके पास फीस नहीं है, जो नहीं पढ़ सकता, बिजनेस लॉ मुझसे पढ़ना है, कंपनी लॉ मुझसे पढ़ना है, अफोर्डेबिलिटी का इशू है, आ जाओ यार क्लास में बैठ जाओ। मुझे एक मैसेज करो कि भाई ये फीस है मैं पे कर सकता हूँ, बोलूँगा आ जाओ, कोई मसला नहीं यार, जो तुमने पे करना है कर लो। फिर बच्चे बोलते हैं भाई क्यों नहीं पढ़ा, सर वो फ़ीस जमा नहीं हुई थी और ये मसले थे, 2 मसले थे। मैं बोलता हूँ यार मैं आज इस ओरिएंटेशन की तवज्जो से तुम सबको एक ओपन ऑफर कर रहा हूँ कि अगर तुम लोग ने मुझसे मेरा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तुम लोग के पास फ़ीस हो ना हो, जो पे कर सको तुम लोग इंस्टीट्यूट को करो और क्लास में आके बैठ जाओ। लेकिन अल्लाह के वास्ते डे 1 से पढ़ो। मुझे इंतहाई तकलीफ़ होती है जब उस वक्त मैं पेपर्स में 1 हफ़्ता रहता है, 10 दिन रहते हैं और मैं ये मैसेज रिसीव करता हूँ कि सर 3 चैप्टर रहते हैं, बताएं पहले कौन से करूँ। ठीक है, तो इंतहाई दुख होता है मुझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग से कि तुम लोग अपने सर्कल में भी ये मैसेज सर्कुलेट करोगे कि जिसको पढ़ना है भाई फ़ीस का इशू नहीं है, आओ बैठ जाओ पढ़ लो। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलो जी आगे बढ़ता। रिटन प्रैक्टिस की इतनी बात हमने कर ली है, इतना एम्फसाइज हमने कर लिया है कि हमने क्रैमिंग भी करनी है, रिटेंशन भी करनी है और उसके साथ साथ उसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। हमारी एफर्ट जब कामयाब होगी जब आप लोग मेरे साथ रिटन प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, वीक में कितने दिन क्लास होगी? देखो यार मैंने अभी बिजनेस लॉ की क्लास में बताया था कि लास्ट टाइम ना मैंने एक होशियारी की, ठीक है, और वो स्कीम मैं ये लेकर आया कि वीकेंड क्लासेस नहीं होंगी। मैंने कंपनी लॉ में अपने बच्चों को बोला, अब सर अहमद भी लगा देते वीकेंड पे हफ्ते को एटलीस्ट, सर आकाश भी लगा देते, लेकिन मैंने जनाब आके एक फायर दे दिया, मैं वीकेंड की क्लासेस नहीं लूँगा। बच्चों को मैं 5 दिन पढ़ाऊँगा, 4 दिन पढ़ाऊँगा, वीकेंड पर नहीं पढ़ाऊँगा। अब हुआ अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उस लास्ट टाइम में मुहर्रम भी आया, ईद भी आई और बकर ईद भी आई, सारी छुट्टी आ गई। जब सारी छुट्टी आई ना तो मेरी क्लासेस में गैप आने लगे। अब मैंने बोला भाई साहब बोल तो दिया है, अब करें क्या। तो बीच में एंड में आके मैंने कोई 1 आध हफ्ते क्लास लगाई थी, लेकिन इसके अलावा नहीं लगाई। तो कोशिश मेरी होगी कि मैं इस बार कोर्स का पेस डेलिबरेटली रखूँ, नॉर्मल अच्छा पेस रखूँ कि जितना तुम लोगों को एक क्लास में हाज़म हो। 1.5 घंटे की क्लास, 1.25 घंटे की क्लास, मैक्सिमम 2 घंटे की क्लास अभी शुरू में तो नहीं जाएगी एटलीस्ट, लेकिन 1.5 घंटे तक की क्लास जाएगी। 1.5 घंटे की क्लास में हम 45 मिनट पढ़ें, 50 मिनट पढ़ें, 10 से 12 मिनट का ब्रेक ले लें, फ्रेश होकर आएँ, सेकंड हाफ में आधा पौना घंटा फिर पढ़ें, छुट्टी कर लें। और जो होमवर्क आपको दूँ क्लास में बात करने के लिए वो आपने होमवर्क करके अगली क्लास में लाना है। तो इस तरह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम 1.5 महीने पहले भी क्लास ख़त्म कर लेंगे अपनी, ठीक है, होपफुली। अच्छा जी सर आपके प्रीमियम लेक्चर्स होंगे? नहीं अदीन, फ़िलहाल दिसंबर तक अलाउ मी कि मैं प्रीमियम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड ना करूं। आप लोग लाइव आके पढ़ो मुझसे, ठीक है। और जो लाइव में आपकी क्वालिटी मिल रही है वो प्रीमियम की ही मिल रही है। जो आपके पास सामने स्क्रीन पे क्वालिटी आ रही है ये प्रीमियम क्वालिटी ही है। बस प्रीमियम में एक फ़ायदा होगा, जो मेरे सामने बच्चे बैठे हुए ना ये भी नहीं होंगे, अपने आप से बातें करनी पड़ेंगी और लेक्चर रिकॉर्ड कराने पड़ेंगे, लेकिन उसमें ना इतनी वो नहीं आती, एनर्जी नहीं आती, जान नहीं आती। जब बच्चे सामने बैठे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, फिजिकल होते हैं, बात से बात निकलती है, मज़ा आता है पढ़ाने में। तो उसका एक लेवल ही और है, होता है ना बाबर आजम वाला लेवल ही और है, तो उसका एक लेवल अलग आता है यार। अच्छा टाइमिंग क्या होगी यार? देखो मैं जो हूँ ना वो हूँ बैलेंसिंग फिगर। कैसे? बिजनेस लॉ की मेरी क्लास लगती है सर अहमद और सर आकाश को देख के,
सर अहमद अपना टाइम टेबल फिक्स करते हैं भाई, R1 इधर, CMA इधर, फिर सर आकाश की भी अगर R1 है वो फिक्स हो गई। फिर आता है बैलेंसिंग फिगर बिजनेस लॉ, भाई उधर भाई ये टाइम अवेलेबल है, सर अहमद किधर है, सर आकाश किधर है, आपकी यहाँ लगानी है, ठीक है। कंपनी लॉ पे भी गरीब प्यार ऐसी होता है, अभी सर आकाश ने क्लास ली, सर आकाश की खत्म हुई तो मेरे पास क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर 4:45 से 5 लगा दी। तो ये टाइमिंग्स होती हैं देखो, जो टीचर्स फिक्स कर देंगे। अभी आगे जाके तुम्हारी R2 भी फिक्स हो जाएगी, R1 की भी फिक्स हो जाएगी, CMA MFA भी फिक्स हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि मेरी जो क्लासेस होंगी कंपनी लॉ की, मैं सुबह 9 बजे लगा दूँ, ठीक है, 9 से 10 लगा दिया, 9:45 से सुबह 10 लगा लिया, सवा घंटे की क्लास लगा ली। तो फिर उसके बाद हमने R1 पढ़ा, CMA पढ़ा, अपना सॉरी क्या कौन सा ग्रुप पढ़ा रहा हूँ, कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ। तो तुमने जो है वो अगर कोई R2 MFA वगैरह पढ़ना हुआ पढ़ा और चले गए। तो अब तो ये मसला होता है ना, कभी कभार भूल जाता हूँ कि किससे बात कर रहा हूँ, बिजनेस लॉ वाले, कंपनी लॉ वाले, तो ये भी होता है। खैर है, लेकिन कोई मसला नहीं है, अल्लाह आसानी करेंगे, याद हो जाएगा। तो दैट इज़ वॉज ऑल फॉर दी ओरिएंटेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। बल्कि रुक जाओ, एक स्लाइड और है, मुझे लगा वो थैंक यू का पर्दा आने वाला है। अच्छा, अब वैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। सुबह 9 से 11 ना लगाएं, क्यों भाई, नींद आती है? अगर तुम्हें नींद आती तो तुम सो जाया करो यार, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्ड ले लिया करो फिर। लेकिन एक बात याद रखो कि एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत की बरकत रखी सुबह में, तो सुबह में जो अचीव कर सकते हो ना, वो दिन के किसी पहर, रात के किसी तन्हाई में नहीं कर सकते। पीपी का कोर्स है, किधर से ले रहे हो पीपी, यहाँ तो शाम में होती है। अच्छा चलो, मैं कुछ अपनी तारीफ़ में वैसे करता नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर आपके जहन में सवाल आता है कि आपको AIRDD से क्यों पढ़ना चाहिए, तो इंशाल्लाह ज़वजल 1 महीने पहले से 1.5 महीने तक इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि आपका कोर्स ख़त्म करा दिया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव ई-लर्निंग मटेरियल दिया जाएगा। जो लास्ट बैच में मैंने मटेरियल दिया था, इस बैच में बियॉन्ड दैट जा रहा हूँ। लास्ट बैच में अगर लास्ट बैच में अगर माइंड मैप्स मैंने लिखे थे, हाथ से लिखे थे, तो इस बार उसको टोटल मैं जो है ले गया हूँ स्लाइड्स पे और इंटरेक्टिव लर्निंग एंगेजिंग माइंड मैप्स पे। तो इंशाल्लाह अभी जब खोलूँगा तो आपको लग पता चलेगा कि हमने इस बार किस तरह की मेहनत की है। नंबर 3, एंगेजिंग माइंड मैप्स, जिसके अंदर आपकी लर्निंग ईजी हो जाएगी और कॉम्प्रिहेंसिव ई लर्निंग मटेरियल में मेरी किताब आपके पास मौजूद होगी। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल किया तो मुझे याद आया कि आपकी बुक क्या हार्ड में परचेज़ कर सकते हैं? नहीं, देखो मेरी बुक कंप्लीट नहीं हुई है, जो चैप्टर बाय चैप्टर होता जाएगा मैं आपको देता जाऊँगा। चैप्टर जो मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाए हैं वो मेरे बने हैं, लेकिन इन एडिशन टू दैट अगर मैंने अभी 3-4 पे काम करना बनाना है चैप्टर, तो वो मेरा जैसे बन जाएगा वो मैं आपको दे दूँगा। तो आप चाहो तो अपने किसी भी करीबी दुकान से आकर उसको प्रिंट करा लो, बाइंड करा लो, दैट इज़ ऑल योर कॉल, ठीक है। अच्छा जी, बाकी तो इंटरेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट आपके पास हरदम हर वक्त इंशाल्लाह साथ रहेगी, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे आपके पास जो है ना व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहूँ। और ये मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा, वैसे मैं इस तरह की चीज़ बरकतें करता नहीं हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट लेकर आऊँ और फिर अटैच करूँ कि देखो भाई आपका भाई सुपरस्टार है, हीरो है, ठीक है, और सलमान खान बनिए आपके भाई, आपके भाई की तारीफ़ें हो रही हैं। तो मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि मैं अपनी तारीफ़ें खुद करूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि लास्ट टाइम जो कस्टमाइज़ बैच कैफ 7 का गुजरा है, तो जिस बच्चे ने भी पढ़ा है तो उससे तुम फीडबैक ले सकते हो कि अल्लाह का शुक्र है कि पेपर से एक रात पहले तक मैं उनके साथ कॉल्स पे था, मैसेजेस पे था कि किसी को कोई मसला है, परेशानी, तो उसको आंसर किया जाए। और कोर्स ख़त्म कराने के बाद जो फिर ओपन फॉर ऑल हो जाता है हमारा कोर्स आखिर में कस्टमाइज बैच की सूरत में, तो उसमें बड़े बच्चों ने जो है इसका फ़ायदा लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस ऑफ मैक्सिमम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। जहाँ तक हिम्मत ताकत रही इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की। पहले कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर उसका सवाल होमवर्क दूंगा, खुद भी कराऊंगा। इस तरह से हमने मिल बांट के मेहनत करनी है। मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं 100% क्लास में सवाल कराऊंगा, ठीक है। कुछ होमवर्क भी दूंगा, कुछ तुमने घर से करके भी लाना है, फिर हमने उसको डिस्कस भी करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? दैट वॉज ऑल फॉर दी ओरिएंटेशन पार्ट, ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो कर लें, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। सर आप हैरी पॉटर में मिलते हैं? आज तक देखा नहीं मैंने हैरी पॉटर, वैसे उसके ट्यून याद है मुझे, टिंग टिंग डिंग डिंग वाली। यही तो बताया था, क्विज भी होते हैं, मॉक्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। होमवर्क भी होंगे, क्विज भी होंगे, लेकिन यूजुअली होता है कि बच्चों का ना इंटरेस्ट शुरू के 1 आध 2 क्विज में बड़ा उरूज होता है, उसके बाद उस उरूज को मिल जाता है जवाल। बच्चे क्विज देते ही नहीं हैं और फिर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं यार आप क्विज लो। तो अगर तुम लोग कमिटेड रहे, तुम लोग का इंटरेस्ट डेवलप रहा, तो इंशाल्लाह सारे क्विज होंगे। सर हसनैन के लेक्चर अवेलेबल होंगे पोर्टल पे? बिल्कुल अवेलेबल होंगे, कर दी जाएंगे आपके लिए। आपको हसनैन से पढ़ना है, हसनैन के जो लेक्चर होंगे वो मैं पोर्टल पे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है जी। सर क्लास बाद में लीजिएगा 11 के? अच्छा ठीक है, देखते हैं यार, उसको अदीन मैं कमिटमेंट नहीं करूँगा तुम सभी क्लास की टाइमिंग की, वो फिर डेली बेसिस पे वेरी करती है, क्योंकि फिर मेरी कुछ अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स भी हैं, वो भी देखनी होती हैं, पढ़ाई भी, अटेंड भी, ये सारी चीज़ें, तो सबको देख के फिर क्लास शेड्यूल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, सी लॉ के मुकाबले में बी लॉ कैसा है?
अच्छा नहीं, सी लॉ बी लॉ के मुकाबले में कैसा है? देखो बिजनेस लॉ एक लेंदी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, समझना थोड़ा एट टाइम्स मुश्किल होता है, रिटेंशन मुश्किल होती है, लेकिन कंपनी लॉ आसान है, ऑनेस्टली आसान है। डराऊंगा नहीं सब्जेक्ट के बारे में, जो चीज़ आसान है वो आसान है और रहेगी भी इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी मैं देख लूँ पार्टिसिपेंट्स में कोई और हमारा भाई जिसे कोई सवाल करना हो। किसी को कोई सवाल नहीं करना? बढ़ जाऊँ मैं अपने चैप्टर पे या ब्रेक लेना है? क्या करना है? पढ़ाएं? पढ़ना, ब्रेक लेना है 5 मिनट का? पढ़ाएं? ऑनलाइन वाला तुम बताओ जो तुम कहो। पढ़ाएं, ब्रेक ले लें 10 मिनट का। सिद्दीकी ज़्यादा हो गया अभी। चलो कंटिन्यू, बट डन है। बच्चों ने बोल दिया पढ़ने का तो पढ़ने का। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट लेक्चर एंड ऑफिशियली हम इब्तिदा करते हैं, आगाज़ करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द कंपनी टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशंस। थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ आपको अपनी मेहनत की, जो हमने आप लोगों के लिए की है। इस बार मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि अपने इस पूरे कैफ 7 को एक इंटरेक्टिव स्लाइड्स पे ले जाऊँ। लास्ट टाइम जिन्होंने बिजनेस लॉ का कुछ हिस्सा मुझसे पढ़ा था तो उन्होंने देखा होगा कुछ माइंड मैप्स थे, रॉ माइंड मैप जिस तरह बने होते हैं ब्लू कलर किस तरह के सारे से, लेकिन इस बार कोशिश की कि उन माइंड मैप्स को भी एक नया रंग दिया जाए, इस तरह से कि जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको मैं कुछ इस तरह से इंटरेक्टिव स्लाइड्स में आपके सामने पेश करूँ कि आपको पढ़ने में मज़ा आए, आपकी रिटेंशन ईजी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है हमने मेहनत की आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि इस मेहनत से आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचेगा। और ये आप माइंड मैप्स अपने रजिस्टर में बिल्कुल बनाओ ताकि आपकी रिटेंशन इससे आसानी हो जाए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने अपना एक रजिस्टर अपने पास रखना है, उस पर आपने सारी चीज़ें नोट करनी है। ख़ास तौर जो मैंने माइंड मैप आपको दिए हैं वो आपने बनाने हैं और इसी के ऊपर हमने नोटिंग करनी है, ताकि जब आप बाद में रिवीजन कर रहे हो तो पहले आप अपने रजिस्टर से रिवाइज करो, उसके बाद आप जाओ किस पे, बुक रीडिंग की तरफ, ठीक है। तो आगाज़ करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द कंपनी टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशंस। कहानी का आगाज़ होता है टाइप्स ऑफ बिज़नेस से। ये टाइप्स ऑफ बिज़नेस पढ़ाना क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको पता चल जाए कि दुनिया में कितने तरीक़ों से बिज़नेस होता है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि किस किस तरह से बिज़नेस किया जाता है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि किस तरह के मोड्स होते हैं। व्हाट आर द मोड्स ऑफ डूइंग बिज़नेस, टाइप्स ऑफ बिज़नेस। देखो जब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो मैंने क्या बताया कि कंपनी लॉ किस पे अप्लाई होता है? कंपनीज़ पे। तो इसके अलावा भी तो कुछ होती है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, वो पढ़ना वो जानना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं ये पढ़ा रहा हूँ। लेकिन सोल ट्रेडिंग जानना आपके ज़िम्मे नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे कंपनी पढ़ानी है, कंपनी बनती कैसे है, कंपनी होती क्या है, कंपनी किस तरह डिफरेंट है सोल ट्रेडिंग बिजनेस से, कंपनी किस तरह से डिफरेंट है पार्टनरशिप बिजनेस से, उसके लिए आपके लिए जानना जो है सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप के बारे में ज़रूरी है। तो आगाज़ करें, तैयार हो? चलो जी, अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। दोस्त हमारा नाम क्या है? आदित्य। पूरा नाम? आदित्य कुमार। वही तो उसका नाम है ना, अपना आशिकी 2 वाले हीरो का। वो क्या नाम है उसका? उसका भी यही नाम है ना शायद। ठीक है, चलो जी। सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडर एक ऐसे बंदे को कहा जाता है जो कि अपना बिज़नेस खुद चला रहा हो। वो अपने बिज़नेस का एक ही मालिक होता है, सारे काम भी वही करता है, प्रोक्योरमेंट भी वो करता है, परचेज़ भी वही करता है, सेल भी वही करता है। कोई एक आध एम्प्लॉय रखा हो तो रखा हो, लेकिन सारे काम बिज़नेस से कौन संभाला होता है? वही संभाला होता है। आपके महल्ले में ऐसी बहुत सारी मिसालें जो सोल ट्रेडिंग की अवेलेबल हैं, जैसे कि कोई ड्राई क्लीनर वाली शॉप होगी, कोई एक सेट होगा वो बैठा होगा, कोई परचून की दुकान होगी, ऐसी है ना, ठीक है। और कोई मिसाल, मोबाइल वाले की शॉप होगी, ठीक है, तो वो भी क्या है? सोल ट्रेडिंग बिजनेस है। तो क्या वो कोई पार्टनरशिप फर्म है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हो भी सकता है हो। क्या वो कोई कंपनी है? कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सोल ट्रेडर क्या होता है? ये एक ऐसा अकेला बंदा होता है जो कि अपने बिज़नेस को अकेला खुद मैनेज कर रहा होता है, सारी चीज़ें करना इसकी जिम्मेदारी में होती है। ये एक अकेला इंडिविजुअल है जो कि अपने बिज़नेस को क्या कर रहा होता है? चला रहा होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट एंटिटी बाय लॉ। यानी कि अगर तुम्हारा नाम क्या था? आदित्य। अगर ये आदित्य है, ठीक है, तुमने एक दुकान खोली परचून की जिसका तुमने नाम रखा क्या? आदित्य स्टोर। तो कानून की नज़र में आदित्य स्टोर और आदित्य कुमार एक ही बंदा है। बात समझ आ रही है? कानून इसकी दुकान को एक सेपरेट दुकान कंसीडर नहीं करता। यानी कि अगर इसने किसी से लोन लिया अपनी दुकान में माल डालने के लिए, तो वो कहेगा कि यार मेरी शॉप को कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप लोन दे दो।
अगर मैंने आदित्य को लोन दे दिया तो कानून की नज़र में मैंने किसको लोन दिया? आदित्य की दुकान को या आदित्य को? आदित्य को ही दिया है। क्यों? क्योंकि कानून की नज़र में इसकी दुकान की कोई लीगल हैसियत नहीं है। लेकिन जब मैं कंपनी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी को एक सेपरेट लीगल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है, यानी कि कानून की नज़र में कंपनी के मालिकान एक अलग बंदे हैं और कंपनी अलग बंदे हैं। जब आप पीआरसी में अकाउंटिंग पढ़ते थे तो अकाउंटिंग में भी तो आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि जो मालिक है उसकी अकाउंटिंग हमने नहीं करनी है। हमने किसकी अकाउंटिंग करनी है? बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि जब कंपनी बन जाती है तो कंपनी के मालिकान एक अलग इंसान है, कंपनी एक अलग इंसान है। ठीक है। इंडिविजुअल लायबिलिटी फॉर डेट्स, वही वाली बात कि अगर आदित्य को मैंने उधार दिया है, आदित्य को कोई लायबिलिटी पे करनी है तो वो किसने करनी है? आदित्य भाई ने ही करनी है। इसकी दुकान ने नहीं करनी, क्योंकि इसकी दुकान को तो लॉ रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है। तो जो भी इसकी दुकान का सारा कुछ अरेंजमेंट है वो किसके नाम पे होगा? आदित्य के नाम पे होगा। आदित्य ने दुकान ली हुई किराए पे, रेंट एग्रीमेंट किसके नाम पे बनेगा? कोई आदित्य स्टोर के नाम पे बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि लॉ की नज़र में आदित्य स्टोर कोई स्टोर है ही नहीं। लॉ की नज़र में क्या है? सिर्फ आदित्य कुमार एक इंसान है। पर्सनल लायबिलिटी फॉर लीगल ब्रीचेस, यानी कि अगर कोई कानून के खिलाफ अपना खिलाफ वर्जी हो गई आदित्य भाई से तो इसके लिए भी इनकी कंपनी जिम्मेदार होगी नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी तो रजिस्टर हुई नहीं है। इनकी शॉप जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि आदित्य भाई खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन जब मैं कंपनी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी में एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई लीगल ब्रीच हो भी गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? कंपनी होगी। इंडिविजुअल बंदों की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। सही है, कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं। जब कानून होता है ना तो उसकी कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं। और वो एक्सेप्शन किस तरह से होती है हमने बिजनेस लॉ में वैसे पढ़ी होंगी। जैसे सिग्नल है, अब क्या ट्रैफिक सिग्नल पे हर गाड़ी आके लाल बत्ती का जब इशारा आ जाए तो वो रुकती है या कुछ नहीं रुकती? एम्बुलेंस नहीं रुकती, ठीक है, एम्बुलेंस नहीं रुकती, कोई रेंजर्स की गाड़ी नहीं रुकती, कोई प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ नहीं रुकती। तो हर कानून की कुछ एक्सेप्शन होती हैं, भले वो ट्रैफिक लॉ हो, भले वो कोई सा भी लॉ हो, तो हर कानून की क्या होती हैं? कुछ एक्सेप्शन होती हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आगे है हमारे पास पर्सनल लायबिलिटी फॉर लीगल ब्रीचेस। अच्छा, ये 2 मरतबा रिपीट हो गया, ये माइंड मैप जो है वो एक ही है। क्या बात क्लियर है? तो सोल ट्रेडर कौन सा बिजनेस होता है? सोल ट्रेडर वो बिजनेस होता है जिसका एक ही एक मालिक होता है। आपको इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि सोल ट्रेडर कौन होता है। वो बंदा जिसका कोई बिजनेस हो और वो अपने बिजनेस का एक अकेला मालिक हो, सारे काम वही मैनेज करता हो। इसको सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा नहीं दिया जाता। क्या ये बात क्लियर है ऑनलाइन वालों? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बढ़ जाऊँ मैं आगे? पार्टनरशिप अगला बिजनेस आता है। ये सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस है। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप एक ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस करने का इरादा करें और उसको पार्टनरशिप का दर्जा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाता है। और इस पर क्या अप्लाई होता है? पार्टनरशिप एक्ट, जो आप बिजनेस लॉ में पढ़ के आ रहे हो। तो क्या हम दोबारा यहाँ पढ़ना है? नहीं। तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग से कंपनी किस तरह से मुख्तलिफ है। तो बस इसलिए आपको बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि मिल के कुछ पैसे लाते हैं। हो सकता है कोई पार्टनर पैसे ला रहा हो, हो सकता है कोई पार्टनर पैसे ना ला रहा हो। टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ा था ना, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, साइलेंट पार्टनर, और कौन से होते थे? ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं। वैसे यहाँ पे शेयर्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है। वो होता है सारे के सारे पैसे ला रहे हो, होता है 2-3 पैसे ला रहे हो, बाकी कोई पैसा ना ला रहा हो। नॉट अ लीगल पर्सन, ये बात नोट करने वाली है। सोल प्रोप्राइटर क्या लीगल पर्सन है? सोल प्रोप्राइटर लीगल पर्सन है। वो बंदा तो लीगल पर्सन है ना, उसका जो बिजनेस है, उसकी जो दुकान है, वो लीगल पर्सन नहीं है। ठीक है, तो जो एक इंसान था, सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? एक इंसान जो कि बिजनेस का मालिक हो, तो वो तो लीगल पर्सन है, लेकिन उसका बिजनेस लीगल पर्सन नहीं है। इसी तरह से पार्टनरशिप, ये क्या है? लीगल पर्सन है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड पर्सनल लायबिलिटी फॉर डेट्स, मिसाल के तौर पे 3 दोस्त थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। इन तीनों ने मिलके एक बिज़नेस खोला रेंट अ कार के नाम से। ठीक है, इन्वेस्टर की गाड़ी पकड़ी, उसको कस्टमर को किराए पे दे दिया। उस गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। जब उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो कुछ पैसे जो पार्टी से रिकवर करने थे, जितने हो सकते थे वो कर लिए, लेकिन अब भी नुकसान ऐसा था कि इनको कुछ और डैमेजेस पे करने पड़ रहे हैं। तो क्या वो ये कह के बरियों ज़िम्मा हो जाएंगे कि नहीं यार पार्टनरशिप कंपनी लायबल है, हम तो लायबल है ही नहीं? क्या वो ये कह के बरियों ज़िम्मा हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ ने इनको भी सेपरेट लीगल पर्सन का स्टेटस नहीं दिया। अगर इनके पैसे कम पड़ गया तो क्या करना पड़ेगा?
इनको घर जाना पड़ेगा, घर से पैसे लाने पड़ेंगे और लायबिलिटी सेटल करनी पड़ेंगी। तो 3 जो मेरे टाइप्स ऑफ बिजनेस है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सा है? शुरू के 2। सबसे ज़्यादा लेस रिस्की कौन सा है? तीसरा वाला। लेस रिस्की कौन सा है? कंपनी। क्योंकि जब मैं कंपनी को पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कंपनी में सारे वारे नहीं आ रहे हैं वाले, कोई मसला है ही नहीं, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपसे नुकसान हो गया, आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तक लायबल रहोगे, उसके बाद आपकी लायबिलिटी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं आपको कंपनी पढ़ाऊँगा, अभी फ़ौरन पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि, तो मैं आपको ये बात समझाऊँगा। लेकिन जब मैं अगर आपको कंपनी पढ़ा रहा हूँ तो इससे पहले एक काम करते हैं कि कंपनी बनती कैसे ये देख लेते हैं। आपने सोल ट्रेडिंग बिजनेस अगर खोला है तो मालिक ने सोचा दुकान खोली, किरायानामा साइन किया, स्टार्ट कर लिया। पार्टनरशिप में 2 पार्टनर्स स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स तक जाते हैं, ठीक है, 2 to 20 पार्टनर्स। यहाँ मैं शायद आपको बताना भूल गया हूँ, लेकिन यह हमारी लास्ट स्लाइड थी, लास्ट पॉइंट था 2 से 20 पार्टनर्स। यानी कि एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट क्या है? 20। पढ़ के आ रहे हो ना पार्टनरशिप एक्ट में, तो 20 से ज़्यादा अगर कोई लोग हुए हैं और वो पार्टनरशिप करना चाहते हो तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। अच्छा जी, अनलिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की। बिल्कुल ठीक कहा अदीन ने, हाइल मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उस केस में पार्टनरशिप वालों की और सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, जबकि कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? किसी का कोई सवाल किसी भी किस्म का अब तक जो हमने पढ़ा वो पूछ ले, तब तक मैं पानी पी लूँ। चलो जी, बढ़ जाए, मैं किस टाइप आगे पढ़ लें कंपनी के बारे में, कंपनी क्या होती है, किस तरह से बनती है। चलो एक क्लास से एग्जांपल बनाते हैं। आपका नाम? हाँ हाँ ठीक है, शफक नाम है आपका। देखो 4 लोग थे, एक का नाम था शफक, दूसरी का नाम था उमामा, तीसरी का नाम था आदित्य, चौथे का नाम था कपूर। ठीक है, ये 4 दोस्त थे। 4 दोस्तों ने सोचा कि हम कोई मिलके कंपनी फॉर्म करते हैं, कंपनी बनाते हैं। अब इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, कोई थोड़े थोड़े पैसे लाते हैं और जो है वो कंपनी फॉर्म करना शुरू करते हैं। शफक के पास है ना बहुत सारे पैसे थे। शफक ने सोचा यार सबसे ज़्यादा तो पैसे मैं लेकर आऊँगी। तो शफक ने क्या किया कि एक सेकंड, ये मेरे मोबाइल का फ्लैश कैसे खुल गया यार? कहाँ है फ्लैश? चल रहा है ना? हाँ, बंद हो गया। शफक के पास बहुत सारे पैसे थे, इसने सोचा मैं लेकर आती हूँ 4 लाख रुपए। उमामा के पास थोड़े से कम पैसे थे, उसने बोला 3 लाख रुपए तो मैं भी ला सकती हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, हल्का लिया हुआ आपने मुझे। उमामा ले आई 3 लाख रुपए। आदित्य ने बोला 2 लाख रुपए मैं ले आता हूँ। कपूर ने बोला यार बस मेरे से ना लाख रुपए की उम्मीद रखो, लाख से ज़्यादा मैं ही ला सकता। ये कितने हो गए टोटल बताओ? 1 मिलियन हो गए। 1 मिलियन रुपीज़ से इन्होंने कारोबार का इनेकाद कर दिया। यानी कि हर बंदा थोड़े थोड़े पैसे लाया और उसने क्या किया, कंपनी में डाल दिया। जब इन्होंने कंपनी में डाल दिए तो इन्होंने इसके कुछ हिस्से कर दिए, जिसको मैं कहूँगा शेयर्स। इन्होंने इससे क्या कर दिए, कुछ हिस्से कर दिए। इन्होंने बनाया 10 रुपये का एक हिस्सा, तो टोटल कितने हिस्से हो गए मेरे पास? लाख रुपए। ये जो टोटल मेरे पास 1 लाख रुपए का आया ना, इसे मैं कहता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसे मैं कहता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स। और जो टोटल इन्होंने पैसे डाले इसको मैं कहूँगा, क्या कहूँगा जल्दी बताओ? शेयर कैपिटल। शाबाश। तो जो इन लोगों ने 10 लाख रुपए ला के कंपनी के अंदर डाले, इसे मैं कहूँगा शेयर कैपिटल। और जो 10 रुपये का एक हिस्सा बनाया और उसके 1 लाख हिस्से कर दिए, इसे मैं क्या कहूँगा? नंबर ऑफ शेयर्स। अब कंपनी के अंदर ना टोटल पैसों आगे में, टोटल पैसों आगे में। पार्टनरशिप के अंदर तो होता है ना सब इक्वल पार्टनर हो भी जाया करते थे, भले कोई पैसे लाया नहीं लाया, कोई अपनी एक्सपर्टीज़ दे रहा है, कोई अपना दिमाग लगा रहा है, कोई अपना जो है ना वो माल लगा रहा है। एक बंदा माल लगा रहा है, कोई खक मेहनत नहीं कर रहा, बस पीछे होकर बैठ गया, लेकिन उसको भी 50% मिल रहा है, शेयरिंग इक्वल मिल रही है। 2 बंदे थे, वो मुदारबे में क्या होता था, एक रबुल माल एक मुदारिब। अब दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि हम 50-50 कमाएंगे, तुम मेहनत करो मैं पैसे लगाता हूँ। पार्टनरशिप में भी तो ऐसे होता है ना कि अगर 4 पार्टनर्स हैं तो 25-25% से मालिक। लेकिन यहाँ पे ना टोटल फाइनेंशियल गेम है, टोटल फाइनेंशियल गेम है। जो जितने पैसे लगाएगा उतने परसेंट का हकदार बन जाएगा। अगर मैं चेक करूँ कि कौन कितने परसेंट का हकदार है, कैसे चेक करूँगा? 10 रुपये का एक शेयर था, तो इसने कितने शेयर खरीदे होंगे? 40,000 शेयर्स।
कैसे निकाले मैंने 40,000 शेयर्स? हाँ कैसे निकाले बताओ, कैसे निकाले मैंने? देखो 4 लाख रुपए लेकर आया ना, 4 लाख रुपए लेकर आया ये आदित्य। अगर मैं 4 लाख रुपए लेकर आया है और 10 रुपये का एक शेयर है तो इसके हिस्से में कितने शेयर्स आए? 40,000 शेयर्स आए। बात समझ आती है? ठीक है, इसके हिस्से में कितने आए होंगे? इसके हिस्से में आ गए 30,000, इसके हिस्से में 20,000, इसके हिस्से में 10,000। अब इस तरह से ये कितने परसेंट के मालिक बन गए? 40% का मालिक ये, 30% का मालिक ये, 20% का मालिक ये और 10% का मालिक ये बन गया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये क्या बन गए? अपने अपने जो इन्होंने पैसे डाले इसके ये बन गए मालिक। तो कंपनी के अंदर जो जितने पैसे इन्वेस्ट करेगा उतने परसेंट का क्या बन जाएगा? मालिक बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बढ़ जाऊँ मैं आगे? अच्छा जी, अब बात कुछ यूँ होती है कि इस बिज़नेस को चलाएगा कौन, मैनेज कौन करेगा? शफक ने कहा देखो पैसे तो मैंने तुम्हें बहुत सारे दे दिए हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा अपना ब्यूटी पार्लर है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ, मेरे और भी कारोबार हैं, तो मेरे पास तो टाइम नहीं है। ठीक है, उमामा ने बोला कि मैं बहुत मसरूफ़ रहती हूँ, टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, आई एम आउट, मैंने पैसे लगा दिए, अब बिज़नेस को जो मैनेज करना है ना, आदित्य और कपूर तुम लोग फायदा करते हो, तुम लोग ज़रा बिज़नेस को मैनेज कर लो। आदित्य और कपूर ने कहा कि ठीक है, हमारे पास एक्सपर्टीज़ तो है, तो हम एक काम करते हैं, हम मिलके बिज़नेस को मैनेज कर लेंगे, लेकिन फ्री में नहीं करेंगे, फ्री में नहीं करेंगे, हम इसके चार्ज करेंगे तुमसे पैसे। हम इसे क्या चार्ज करेंगे? तुमसे पैसे चार्ज करेंगे। यानी कि इन बंदों को इसने क्या अपॉइंट कर लिया? डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लिया। वो बंदे जो कंपनी के सारे ऑपरेशन चलाते हैं, कंपनी के हिसाब किताब को मैनेज करते हैं, इन्हें कहते हैं हम क्या? डायरेक्टर्स। अभी मैं बस कंपनी की फॉर्मेशन कर रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो पूछ लेना। अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि 4 दोस्त आए, 4 दोस्त पैसे लेकर आए, वो अपने अपने हिस्से के मालिकान बन गए। मालिकान बनने के बाद फैसला ये हुआ कि कंपनी को चलाएगा कौन, तो इन्होंने कहा कि हम चला लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। और ये क्या बन गए? डायरेक्टर। और ये जो फीस लेंगे तो इसे हम कहेंगे कोई रेम्यूनरेशन या सैलरी। ठीक है, ये इसको चलाने की फ़ीस लेंगे। ठीक है, इस कंपनी को चलाने क्या लेंगे? फ़ीस लेंगे। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, अब इन चारों ने जो कंपनी बनाई है इसका नाम क्या रखें? नाम सोचने लगे तो इन्होंने एक कंपनी बना दी। ये डब्बे को मैं ना कंपनी कह रहा हूँ, ये बन गई कंपनी। इसका इन्होंने नाम रख दिया ABN कंपनी लिमिटेड। ठीक है, AB एंड, ये पेन क्यों मसला कर रहा है आज? हालांकि चार्ज भी नहीं हो रहा, लेकिन शायद इसको मैंने आज 60 वॉट के चार्जर से चार्ज कर दिया, जिसकी वजह से जो है ये शॉक लग गया, इसको शॉक में अभी भी है। इसको हम कर देते हैं ABN कंपनी। इसका हमने नाम रख दिया क्या? ABN कंपनी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इसमें हमने कितने पैसे डाल दिए? 1 मिलियन रुपीस डाल दिए। ये हमारा बन गया क्या? एक शाहकार बन गया। हमने इस डब्बे में डाल दिए 1 मिलियन रुपीस और इसको हमने क्या रख दिया? ABN कंपनी। अब यहाँ रख के, अब यहाँ रुक के ना मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, मुझे बताओ कि इस टोटल कहानी में कितने पर्सन्स मौजूद हैं? 4, 5, बिल्कुल ठीक जवाब दिया, 5। क्यों? क्योंकि 4 पर्सन्स तो कौन है? जो कि कंपनी के मालिकान है, और 5वां पर्सन कौन आ गया? कंपनी खुद आ गई, ABN कंपनी। अब यहाँ इस पॉइंट पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया कि पर्सन्स होते हैं 2 तरह के। पर्सन्स होते हैं 2 तरह के। एक होता है नेचुरल पर्सन, जो कि बोल सकता है, सुन सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, पानी पी सकता है, ठीक है, अपनी सारी एक्टिविटीज़ करता है, इंसान। दूसरा पर्सन होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि ना सुन सकता है ना बोल सकता है, ठीक है, वो अब तो जेट बॉड वो सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन वो पर्सन जो कि एक इंसान नहीं है, वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी लॉ ने कंपनीज़ को दर्जा दिया है किसका? आर्टिफिशियल पर्सन का। तो जब भी ये पर्सन की बात करेंगे हम, तो पर्सन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक नेचुरल पर्सन जैसे कि हम इंसान, अशरफुल मखलूक़ात, और दूसरा कौन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन जैसा कि कंपनी। क्या ये बात समझ आती है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? अच्छा, अब इस कंपनी ने जो 1 मिलियन रुपये डाले थे, इन्होंने पूरे साल मेहनत की, अंत तक मेहनत की, दिन रात देख करा, और साल के एंड पे इन्होंने कुछ प्रॉफिट अर्न किया, ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया। ग्रॉस तो लिख सकता हूँ ना, तुम लोग को समझ आ जाएगा ग्रॉस क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट कोई अर्न किया होगा इन्होंने 8 लाख रुपए का। ठीक है, 8 लाख रुपए में से
इन्होंने जो ये डायरेक्टर को चलाने की फ़ीस थी ना, फ़ीस टू डायरेक्टर या डायरेक्टर की रिम्यूनरेशंस, इन्होंने निकाल के पे ऑफ कर दी 2 लाख रुपए, लाख रुपए पूरे साल उनको चलाने के लिए दे दिए। कितने बचे पीछे? 6 लाख रुपए बच गए। जब इनके पास ये 6 लाख रुपए बच गए तो आदित्य ने कहा कि क्या ही अच्छा हो जाए अगर ये 6 लाख रुपए हम आपस में कर दें, बांट दें, हर बंदा क्या करे, अपना अपना हिस्सा ले जाए। 1.5 लाख रुपए लेके जाते हैं, 6 लाख से आराम से जो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। 6 लाख कमाए, 6 लाख खा जाते हैं। लेकिन इतने में जो है ना, वो कपूर ने कहा, ओ भाई मेरी बात सुनो, अगर हम ये 6 लाख कमा रहे हैं और 6 लाख के 6 लाख निकाल के घर ले गए तो हमारी कंपनी ने क्या खाया, क्या कमाया, क्या बचाया, कोई सेविंग की? आदित्य ने बोला बात तो सही है, कंपनी ने कोई सेविंग नहीं की, हम फिर क्या करें? उसने बोला भाई ये काम करते हैं, कुछ हिस्सा हम ले जाते हैं अपने घरों पे, ठीक है, कुछ हिस्सा हम ले जाते हैं अपने घरों पे और कुछ हिस्सा कंपनी में छोड़ देते हैं, उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी में वापस डाल देते हैं। अगर हमारी कंपनी 10 लाख से शुरू हुई थी और 10 लाख पे खड़ी है तो फ़ायदा क्या? जो हमने कमाया वो हम खा गए, तो हमने सिर्फ खाने के लिए थोड़ी मतलब करना है, हमने इस कंपनी को ग्रो करवाना है। तो एक काम करते हैं, कुछ पैसे घर ले जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम एक काम करेंगे, 2 लाख रुपए घर ले जाएंगे, तो वो पैसे जो ओनर आउट ऑफ प्रॉफिट्स अपने घर ले जाएं, शेयर होल्डर को दे दी जाए, वो क्या कहलाता है बोलो? डिविडेंड। शाबाश, बहुत आला। तो 2 लाख रुपए ये बतौर डिविडेंड में विड्रॉ कर लिए और जो बकिया के थे 4 लाख, तो वो क्या हो गया, वो रिटेन अर्निंग में इन्होंने डाल दिया। क्या बात, यहाँ तक बात समझ आती है? अब मुझे एक बात बताओ कि कंपनी इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है? कंपनी ने 1 मिलियन से कारोबार स्टार्ट किया, फिर क्या हुआ, 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ऐसा ही था। उसमें से 2 लाख रुपए डायरेक्टर्स को रिम्यूनरेशन दे दी। माशाल्लाह से आज पेन को ना कोई हार्ट अटैक हो गया लगता है मुझे, इतना अच्छा चलता है ये। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 लाख रुपए मज़ीद निकाल के ले गए डिविडेंड के तौर पे। अब बताओ कंपनी की पोजीशन क्या है अभी, कहाँ खड़ी हुई कंपनी? 18, 16 और 14, 1.4 मिलियन पे खड़ी हुई है, पक्का यही पोजीशन है। तो कंपनी के पास टोटल कुल मिला के, हिला मिला जुला के कितने पैसे पड़े हुए हैं? 1.4 मिलियन। डन? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? डन है। अच्छा, व्हाट इफ़ इस कंपनी ने कर दिया किसी का भारी नुकसान, इस कंपनी ने लिया हुआ था एक लोन, उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया, लोन की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, पेनल्टी लग गई, या कोई ऐसा बड़ा हादसा हो गया जिसकी वजह से इनको कोर्ट में लेके चला गया। मिसाल तौर पे ये बनाते थे गाड़ियों के ब्रेक, ये बनाते थे किसके? गाड़ियों के ब्रेक। यार इसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यार इसके ब्रेक इंतहाई फारग हैं। अगर गाड़ियों में तुम्हें आइडिया थोड़ा सा या किसी और की हो, तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं बड़ी अच्छी होती हैं, कुछ गाड़ियाँ होती हैं इंतहाई फारग। तो मैं अपनी मिसाल को सपोर्ट करने के लिए ये मिसाल दे रहा हूँ, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए मिसाल देता हूँ कि ये बनाते थे गाड़ियों के ब्रेक्स और करते थे आगे सप्लाई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ऐसे ब्रेक्स बनाए गाड़ी के जो कि थे इंतहाई फारग किस्म के। जब कस्टमर ने वो ब्रेक लगाए तो क्या हो गया, ब्रेक लगे नहीं और गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो गए। जब गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए तो ये मामला गया कोर्ट में, और कोर्ट ने इनकी कंपनी को एक हुक्मनामा जारी कर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ABN कंपनी जो है वो लायबल है कि वो पे करेगी पेनल्टी कितने की? 2 मिलियन की। ठीक है, ये बात सुन के आदित्य, कपूर, उमामा और शफक के पाँव के नीचे से क्या निकल गई? ज़मीन खिसक गई। इन्होंने बोला यार ये क्या हो गया, अभी तुमने कंपनी स्टार्ट की थी, नई नई कंपनी बनाई थी, इतने अच्छे कमा रहे थे, 14 लाख रुपए हमने अल्लाह अल्लाह करके जो है ना कुछ 4 लाख रुपए की रिटेन अर्निंग बनाई थी, अभी क्या हो गया, पेनल्टी लग गई कितने की? 2 मिलियन की। अब हम क्या करेंगे? हमारा तुम्हारा सारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गए, लुट गए, अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे कंपनी लॉ ने आपको दे दी एक प्रोटेक्शन जो कि आज तक किसी को नहीं दी थी, ना सोल ट्रेडर को मिली थी, ना पार्टनरशिप कंपनी को मिली थी। वो प्रोटेक्शन किसको मिल गई? कंपनी को मिल गई। क्या? कि आपकी लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। अब मुझे बताओ कि मैक्सिमम पैसे अगर इस कंपनी से निकलवाए जा सकते हैं तो वो कितने निकलवाए जाते हैं? 14। अगर मेरी 2 मिलियन की पेनल्टी आ गई है, ठीक है, तो मैक्सिमम मैं कितना पे करूँगा? 14 लाख पे करूँगा, ख़त्म बात। और जो बाकी का वो है 6 लाख, मैं पे करूँगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं।
बचत, ठीक है, दे ही नहीं सकती। तो मैक्सिमम द कंपनी कैन पे इज़ व्हाट, 6 लाख रुपए। ये कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का, जिसके लिए मैंने पूरी कहानी बताई थी। और अब मैं ऊपर से रिलेट करूँगा आपको सोल प्रोप्राइटर से और पार्टनरशिप से। अब जरा जाके देखो सोल प्रोप्राइटरशिप जो मैंने आपको पढ़ाया। अगर सोल ट्रेडिंग में देखो तो वो क्या था, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट एंटिटी बाय लॉ। अब ये क्या एबीसीएन कंपनी सेपरेट एंटिटी है? बिल्कुल है। इंडिविजुअल लायबिलिटी फॉर डेट्स, अगर सोल ट्रेडर से किसी का नुकसान होता था तो उसको जेब से भरना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कोर्ट का ऑर्डर आया और लोग चलते हुए आ गए एबीएन कंपनी के मालिकान के पास, शफक के पास, उमामा के पास, दत्ता के पास, कपूर के पास, और कहा भाईजान आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया, आपके पास तो हो गया कोर्ट केस आपके खिलाफ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे निकालने पड़ेंगे। तो आदित्य ने मुस्कुरा के कहा हाँ भाई क्या बोल रहे हो, किसके खिलाफ केस हुआ है? उसने बोला एबीएन कंपनी के खिलाफ। तो एबीएन कंपनी भी तो आपकी है ना। उसने बोला क्या तुमने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा, क्या तुमने सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा कि हम तो प्रोटेक्टेड हैं, हमारी लायबिलिटी तो लिमिटेड है। अब भले हम पे केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम कहाँ तक ही लायबल हैं, टू दी एक्सटेंट ऑफ आर इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ मैक्सिमम लायबिलिटी अगर किसी एक मेंबर की है तो वो कितनी है? शफक की कितनी है? 4 लाख, उमामा की 3 लाख, आदित्य की 2 लाख, कपूर की 1 लाख। तो इससे बियॉन्ड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी सिंगल रुपी, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग ओवर एंड अबव ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे डायरेक्टर्स को पर्सनल लायबिलिटी भी करवाई जाती है, यानी कि कुछ केसेस में डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होते हैं। वो कौन से केसेस होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो क्या ये बात समझ आती है? क्या यहाँ तक हम क्लियर हैं? चलो जी, आज की क्लास को हम ये तक रखते हैं। आज की क्लास का आगाज़ हमने कुछ किया चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में हमने बात की सोल ट्रेडिंग बिजनेस की, पार्टनरशिप बिजनेस की, और फिर हमने फॉर्म की एक कंपनी कि कंपनी किस तरह से बनती है, किस तरह से चलती है, इसके बारे में हमने सारी बात की। लेकिन चूंकि मेरी बात अधूरी रह जाएगी अगर मैं स्लाइड को मुकम्मल नहीं करूँगा, तो मैं स्लाइड को लास्ट में मुकम्मल करूँगा। ओके, कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी का एक सेपरेट लीगल पर्सन का स्टेटस होता है, यानी कि कंपनी क्या है, लॉ की नज़र में एक अलग कंपनी है। अच्छा अब्दुल हादी, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि अगर डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग कर ले तो फिर वहाँ पे पर्सनल लायबल हो जाएगा। एंड कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी डॉक्ट्राइन, ये जो सेपरेट लीगल स्टेटस है कंपनी का एक अपने इंसान से अलग होना, इसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। यानी कि कंपनी और कंपनी का मालिक दो अलग अलग इंसान हैं। अगर कंपनी के खिलाफ कोई केस फाइल हुआ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसके मालिक के खिलाफ केस फाइल हो गया। यानी कि अगर एबीएन कंपनी के खिलाफ केस फाइल हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि उमामा लायबल होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आदित्य लायबल होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कपूर लायबल होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जैसे एक इंसान के राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशन होते हैं, एक इंसान का हक होता है, उसको इंसान के ऊपर कोई लायबिलिटी होती है। जैसे एक इंसान ने पूरा साल कमाया, पैसे कमाए, उस पर क्या देगा? साल के एंड में टैक्स देगा। वैसे ही कंपनी भी होती है, कंपनी भी क्या करती है? टैक्स देती है। जो उसने प्रॉफिट कमाया उस पर क्या करेगी? टैक्स देगी। अगर इंसान से किसी का नुकसान हुआ तो क्या करेगा? उसको नुकसान को पूरा करेगा। कंपनी से किसी का नुकसान हुआ तो क्या करेगा? पूरा करेगी। तो जो एक नेचुरल पर्सन के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं, वैसे ही एक आर्टिफिशियल पर्सन के भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं। लेकिन इसमें शेयर होल्डर को फ़ायदा है क्या? कि उसकी लायबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड। लिमिटेड टू व्हाट? लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ हिज और हर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो उतने परसेंट का हिस्सेदार, वो उतने परसेंट का मालिक, और उसकी लायबिलिटी भी उस हद तक महदूद हो जाएगी जो कि उसने इन्वेस्टमेंट की है। कल को कंपनी डूबी तो मैक्सिमम आउटफ्लो कितना जाएगा उसकी जेब से? जितना उसने पे किया हुआ है। बात समझ आती है? आगे जाके हम पढ़ेंगे कि पुराने ज़माने में ना कुछ पार्टली पेड शेयर का कॉन्सेप्ट होता था। तो उस केस में हम जाके इस रूल की एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि अगर कोई शेयर ऐसा है पुराने ज़माने में किसी आपने ख़रीदा हो जिसके कुछ पैसे आपने अभी तक अदा नहीं किए। पहले ज़माने में होता था कि एक इंसान गया शेयर खरीदने, 10 रुपये का शेयर है, उसने बोला 7 अभी लो 3 बाद में। पार्टली पेड शेयर का कॉन्सेप्ट था, कंपनी छोड़े हैं 1784 में, अब नहीं होता। तो अगर इस केस में कंपनी के ऊपर पेनल्टी आती है तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो भी डूबी, और जो आपका उधार है कंपनी पे वो भी आपने देना है, वो भी डूबेगा। बात समझ आती है? मुश्किल तो नहीं लगी वाली बात? पार्टली पेड शेयर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, आगे जाकर दोबारा क्लैरिफाई करूंगा। 1 to any नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ये क्या है? व्हाट इज दिस? हमने तो पढ़ा था कि एक बंदा होता है सोल ट्रेडर, 2 या 20 होते हैं पार्टनर्स, 20 से ऊपर 21 अगर आ गई तो कंपनी। लेकिन ये 1 क्यों लिखा हुआ है? वाई दिस? एक मेंबर की कोई कंपनी हो सकती है, ये गलती हो गई है? हो सकती है, उसे हम कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी। शाबाश। तो एक बंदा भी अपनी कंपनी खुद रजिस्टर करा सकता है, उसको हमने क्या नाम दिया भाई? सिंगल मेंबर कंपनी। एंड इस्टेब्लिश्ड बाय कंपनी लॉ। मैं अपनी डिस्कशन को
इस जुमले के ऊपर रोक रहा हूँ कि व्हाट इज़ कंपनी लॉ। इसका जवाब इंशाल्लाह आपको अगली नशिस्त में मिलेगा, जो कि हमारी क्लास ज़्यादा दूर नहीं बल्कि बस मंडे को आने वाली है। तो मंडे को हम पढ़ेंगे जहाँ से हमने डिस्कशन छोड़ी कि व्हाट इज़ कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ क्या है वो हमें ये स्लाइड बता रही होगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस इंटरेक्टिव सेशन से, स्लाइड से मज़ा आया, पढ़ने में समझ आई होंगी चीज़ें। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो जो है आपने क्या करना है भाई, मुझे व्हाट्सएप कर लेना है। अपना व्हाट्सएप नंबर मैं यहीं पे इसी फाइल में ड्रॉप कर देता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 0332797349 बिल्कुल अहराद अहमद सही कर रहे हो, ठीक हो गया। क्या चीज़ वैसे मुझे जवाब नहीं दिया। देखो असल में होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तरीक़ेकार क्या मैसेज करने का। मुझे मैसेज करने का भी एक तरीक़ेकार है, अपना कोई मतलब फ्लैक्स नहीं कर रहा, लेकिन होता यह है कि मेरे पास ना अभी व्हाट्सएप पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना कि 350 पौने 400 चैट्स लगी होती हैं। अब उसमें कॉल्स भी आ रही होती हैं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि मैं हर स्टूडेंट को ना रिप्लाई करूँ। अच्छा, अनलेस कि मैं किसी को जानता हूँ, अनलेस कि मैं किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसका नंबर भी सेव हो ना, तो वो आंखों में रहता है कि यार ये हाँ स्टूडेंट था या थी, तो उसको रिप्लाई चला जाता है। एंड जो बाकी जो अननोन नंबर्स के मैसेज होते हैं ना, वो बड़े कम रिस्पॉन्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे 300 400 होते हैं। तो अगर हर दिन 300 400 स्टूडेंट्स को रिप्लाई किया तो पूरे दिन यही करता रहूँगा और कुछ नहीं है। तो तरीक़ेकार ये होता है जो मैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट को कहता हूँ, रजिस्टर्ड स्टूडेंट को मैं ये कहता हूँ कि आपने क्या करना है, रजिस्टर्ड ग्रुप पे तो आप ऐड हो। तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं रजिस्टर्ड ग्रुप पे जवाब दूँ। तो अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के किसी बच्चे का प्राइवेट मैसेज आया हुआ है तो मुझे वहाँ टैग कर देता है कि सर प्लीज़ चेक इनबॉक्स, तो मैं जाके इनबॉक्स में रिप्लाई कर देता हूँ। अहमद रज़ा का मैसेज आया है कि 1 to any नंबर ऑफ शेयर होल्डर, ज़रा रिपीट कर दें। देखो कंपनी जो है सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकती है, यानी कि अगर हमारा भाई क्या था, आदित्य कपूर, ये था ना, ये रवाया था आदित्य, अच्छा कुमार था, मैं कपूर बना दिया उसको, ठीक है। अच्छा 3349 नंबर गलत है आपका, सही है यार, 0332797339 दोबारा ट्राई करना, सही नंबर है। तुमने मेरे नंबर मुझे कंफ्यूज कर दिया यार। अच्छा, तो 1 to any नंबर ऑफ शेयर बताया था। अगर आदित्य कुमार चाहे कि अपनी खुद की कंपनी बना ले तो आदित्य कुमार सिंगल मेंबर कंपनी भी बना सकता है। वो उसका एक ही मालिक होगा, वो उसका एक ही चलाने वाला होगा, और वो रजिस्टर्ड भी हो जाएगी और उसको लिमिटेड लायबिलिटी की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। लेकिन जो आदित्य की ग्रॉसरी शॉप थी, अगर वो ग्रॉसरी शॉप ही रहती, अगर वो सोल प्रोप्राइटर ही रहती तो लिमिटेड लायबिलिटी की प्रोटेक्शन नहीं थी। लेकिन चूंकि आदित्य भाई अगर चाह रहे हैं कि वो सिंगल मेंबर कंपनी बना लें तो वो लिमिटेड लायबिलिटी की प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। इसलिए इसका कहते हैं कि 1 to any नंबर ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा की कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, 0332797339 बिल्कुल ठीक है अब्दुल हादी, यही नंबर है मेरा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो इंशाल्लाह इसी अपनेपन के साथ अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ